नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। जेएमडी न्यूज में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संविधान के विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ डीके दुबे जी। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डीके दुबे जी, जिन्हें डीके सर के तौर पर भी हम जानते हैं, और वो समय समय पर जो विषय होते हैं उन पर अपनी टिप्पणी देते हैं, सटीक तर्क देते हैं, और ये तर्क बहुत बार हमें हैरान कर देते हैं। और आज हम इनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, अनुभव चाहेंगे कि वो हमारे साथ साझा करें। और इसी के साथ ही डीके दुबे जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आर्टिकल 370 का हटना, और ना सिर्फ हटना बल्कि इतनी आसानी से हट जाना, इसे काफी लोगों ने हैरान किया। और हमने ये पाया कि इसमें आपके जो व्याख्यान रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सक्रियता रही है, वो भी काफी सार्थक रही है, और उसका भी महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। ये सब कैसे करना हुआ और कितना मुश्किल रहा ये? देखिए, होता क्या है, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं विषयों पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर अभी तक हम काम कर रहे थे ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर काम करते करते एक अनुभव ये आया कि नहीं साहब, इसका सोल्यूशन दिल्ली में है जी। और इसका सोल्यूशन पार्लियामेंट से निकलेगा या फिर कोर्ट से निकलेगा। दो ही स्थान है जहां से इसका सोल्यूशन निकलेगा जी। अब तैयारी जो है ना, वो उस स्तर की होनी चाहिए कि ये जिस समय लिटिगेशन में जाएगा उस समय कहां फंसेगा, क्योंकि बहुत सारे विमर्श देश में गलत तरीके से गढ़ दिए गए थे जी। और ये गढ़ दिया गया था कि नहीं 370 तो जा ही नहीं सकता, वो तो एग्रीमेंट का पार्ट था, महाराजा हरि सिंह कंडीशनल एग्रीमेंट कर रहे थे, और ब्ला 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 कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया इसलिए ये आ गया। तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव गढ़े गए थे जी, बहुत मजबूती के साथ गढ़े, बहुत मजबूती के साथ, वर्ड वाइड। आपके यहां एक कश्मीर से शॉल बेचने वाला आता है, आपसे बात करता है, और वो शॉल बेचना नहीं चाहता। जैसे ही आपने पूछा कहां से हो, उसने कहा कश्मीर से हैं, तो आपने पूछा क्या हाल है वहां, बस उसने 15 मिनट आपको स्टोरी बताई और उसके बाद वो धीरे से निकल लिया। अब वो शॉल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग थे जो वहां से तैयार करके पूरे देश में भेजे गए थे और पूरे देश को वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे जी। तो जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो थी मिस इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जी। हमको लगा कि नहीं, इस पर तह तक जाना चाहिए और इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने चाहिए। सोर्सेज क्या होता है कि आपके पास सेकेंडरी सोर्स है कि मैंने बोल दिया इसलिए आप बोल रहे हो, एक ये है कि आपने डॉक्यूमेंट देखा और फिर बोला जी। तो अभी जो भी चल रहा था वो नैरेटिव तय करने वालों ने कर दिया, और उसका परिणाम ये निकल रहा था कि हम सब कंफ्यूज हो गए। जी। सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बोलें कि ना बोलें। हाँ। आधे लोग हमारे देश के ही बोलने लगे थे, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा है, वो आर्मी के विषय में कुछ कहते थे, वो उनके विषय में। हम लोगों ने क्या किया कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रिटिश पीरियड से और उससे पहले वाले, जैसे कल्हड़ की राज तरंगणी हमने निकाली 9वीं सदी की, वहां से डॉक्यूमेंट निकालने शुरू किए। पूरे देश का जो रियासती स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया। ट्रांसफर ऑफ पावर के जितने डॉक्यूमेंट थे उनको पढ़ना शुरू किया। गवर्नर जनरल के जो रोल थे उनको पढ़ना शुरू किया। राजाओं की पावर क्या है, उनकी पैरामाउंसी में क्या है, वो सब कुछ निकाला। और निकालने के बाद हमने कहना शुरू किया कि ये जो नैरेटिव है वो गलत है, और मैं बताता हूं, मेरे से कोई बहस कर सकता है तो करे जी। और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट हम करेंगे। तो हमारी टीम ने ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट पूरे देश को बताना शुरू किया। हमने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नाम का एक अध्ययन केंद्र बनाया, वहां रिसर्चर्स बिठाए, वहां डॉक्यूमेंट इकट्ठे करवाए। यहां तक कि केवल भारत से नहीं, हमने इंग्लैंड से डॉक्यूमेंट निकाले, जहां हो सकता था डॉक्यूमेंट वहां से निकाला और निकालकर देश को बताया कि भाई ये है। अब इसमें जो नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव तय करने वाले हैं, जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, उनसे आपकी डिबेटें होनी थी। लोग ये कहते थे कि मीडिया गलत है, हम ये कहते थे मीडिया मिस इन्फॉर्म्ड है। जी। मीडिया गलत नहीं है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर, उसको अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो सही कहने लगेगा। जी। इंफॉर्मेशन की कमी थी। यस, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको दे रहा है, और मिस इंफॉर्मेशन थी। तो हमने क्या किया
कि मीडिया में अलग ग्रुपों के साथ बात करनी शुरू की और हमने कहा कि आप हमसे बात करें, जैसे आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे हमारे सैकड़ों इंटरव्यू हुए जी। आपके पास जो भी मटेरियल आप रिसर्च करके आइए अपनी पूरी टीम से और फिर मेरे से बात करिए, मैं बताऊंगा, या हमारी टीम के दूसरे लोग बात करेंगे। हमने वकीलों की टीमों से बात करी कि भाई लीगली जो कहा जा रहा है उसको देखो। हमने इंटेलेक्चुअल वर्ग से बात की, हमने कहा आप बताओ। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि अगर 370 सही है, तुम्हारे लिए लाभदायक है तो रखो, नहीं तो हटाओ, हमसे बात करो कि 370 तुमको नुकसान कैसे दे रहा है। परिणाम ये निकला कि देश में लोगों की जैसे ही इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई और सरकार सौभाग्य से उसी मत की आ गई, हमारे विचार की सरकार आ गई, और सरकार जो आई उसका सन 52 से ही ऑब्जेक्ट था कि हमें 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चाहिए, 2 निशान नहीं चाहिए। परिणाम ये निकला कि दोनों इंफॉर्मेशन जब करेक्ट हुई, देश में नैरेटिव तय हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड एम्बेसडरों से बात की गई, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन दी गई, उन पर बुक्स लिखी, राइटिंग्स की, आर्टिकल्स लिखे, मीडिया के बीच में गए। जैसे ही इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई, सरकार तो तैयार बैठी थी, सरकार ने अपने पॉलिटिकल व्यू को देखते हुए उसको हटा दिया। ये जो पूरी लड़ाई है ना, वो रॉन्ग नैरेटिव की लड़ाई थी। कितना समय लगा आपको इस लड़ाई को पार करने में? आप ये मान के चलें कि 2019 में इसको सही किया गया है, लगभग 10 से 12 साल। जी। 10 से 12 साल, सैकड़ों लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन करेक्ट करना, इंफॉर्मेशन निकालकर उसका सही प्रोस्पेक्टिव रखना और देश को सही जानकारी देना। जी। आर्टिकल 370 जब हटा तो इससे पहले ये बिल्कुल हवा बना हुआ था, हटना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ बड़ा आसान सा लगा कि ये तो बिल्कुल खेल हो गया। ये क्या लगता है, इससे पहले का कौन सा ऐसा संघर्ष था जिसके चलते ये इतना आसान हो सका? मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ी समस्या है वो रॉन्ग नैरेटिव की है। जी। क्योंकि सरकार जो होती है ना, वो सरकार पॉपुलर व्यू पर चलती है। सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, वो पॉपुलर व्यू पर चलती, और पॉपुलर व्यू अगर रॉन्ग हो जाए तो क्या होगा? एक मैं आपको उसका इलस्ट्रेशन बताता हूं। कांग्रेस की सरकारें रही, उनका व्यू था कि मुस्लिम 15% उनको मिलेगा और ये इकट्ठा मिल जाएगा, इसलिए वो तुष्टिकरण करते थे। फोकस 15% मोदी जी आए, जी, उन्होंने कहा भैया 85% पर ध्यान क्यों नहीं देते जी। 85% मार्जिनलाइज था और 15% फोकस था। मोदी जी ने कहा कि भाई हम इसकी भी बात करेंगे, हम तुष्टिकरण खत्म कर देंगे, इनको बात करेंगे। आज सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं ना जी, आपने देखा। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव बदल गया। बिल्कुल। ये क्या था? ये नैरेटिव था, जो रॉन्ग नैरेटिव समाज में दे दिया गया था। वो रॉन्ग नैरेटिव जिस दिन आप तोड़ दोगे जी, उस दिन सब सही हो जाएगा। तो ये रॉन्ग नैरेटिव तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने किया। और उसके बाद सरकार तो पहले से तैयार थी जी, सरकार ने उसको ठिकाने लगा दिया जहां लगाना था। फिर कोर्ट में मामला गया। अब अभी हियरिंग से मैं कुछ दिन पहले लगातार हियरिंग में ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कोर्ट में गया तो ये जो नैरेटिव था कि कोर्ट में जाएंगे और सरकार ने ऐसा कर दिया तो उड़ जाएगा, तो भैया कोर्ट में जिस समय गया तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम वो 10-12 साल वही ढूंढते रहे। तो मालूम पड़ा कि कोर्ट में भी हियरिंग के दौरान जो संकेत मिलने शुरू होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और बिल्कुल लग रहा है कि केवल जजमेंट लिखना बाकी रह गया, बाकी सब ठीक है जी। तो जाते ही से आपको जो पॉजिटिव रिस्पांस वो देखने को मिला, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये आपको जो इतना लंबा संघर्ष था, इससे पहले जो काम किया जा रहा